लिमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मैं एक टैक्सी करके कल्लाओ के रियल फिलिपे फोर्ट्रेस की यात्रा पर निकला हूं। कल्लाओ के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं ये सारे। कल्लाओ एक बंदरगाह वाला शहर है। समय अभी 9 से ऊपर हो गया है तो भी धूप नहीं फैली है। इसी कारण से नज़ारों में व्यक्तता नहीं है। सड़क की दाईं तरफ दिखने वाले चबूतरेनुमा भूभाग के उस तरफ रिमा नदी बह रही है। अभी झुग्गी जैसे एक प्रदेश से होकर जा रहे हैं। बाईं तरफ टोडेस इलिनोस नामक प्रदेश है। वहां भी बदसूरत इमारतों के एक दूसरे से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश इमारतों पर सीमेंट के प्लास्टर नहीं किए हुए हैं। उसके आगे सैंटा रोसा नामक प्रदेश। कंटेनर ट्रक्स, लंबी लोरियां आदि सड़क पर दिखाई दे रही हैं। वो पेट्रो पेरू का डिपो दिखाई दे रहा है। कल्लाओ एक व्यावसायिक क्षेत्र भी है। अनेकों छोटे बड़े व्यावसायिक संस्थाएं हैं वहां। इन दिखने वाली इमारतों में अधिकतर वहां के साधारण कर्मचारियों के मकान आदि हैं। मजेदार वाकया यह है कि यहाँ की इमारतें कंटेनरों को एक के ऊपर एक रखे हुए से दिखाई देती हैं। ये अमीरों के आवास स्थल नहीं है। यहाँ के निवासियों में अधिकांश लोग बंदरगाह और कारखानों के कर्मचारी, ट्रकों के ड्राइवर आदि हैं। कल्लाओ का बंदरगाह बहुत ही विशाल है। 16वीं शताब्दी में स्पेन वासियों के द्वारा पेरू सहित यहाँ के सारे प्रदेशों पर कब्जा कर लेने के समय भी पैसिफिक समुद्र के प्रमुख बंदरगाहों में से एक के रूप में कल्लाओ का विकास हो चुका था। वो प्रमुख स्थान आज भी बरकरार है। सांता मैरिना नामक क्षेत्र से होकर अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। सड़क के किनारे पर 3 पहिए वाली गाड़ियां, ये एवेन्यू मिगुल ग्राउ नामक सड़क है। 4 शताब्दियों से अधिक समय से ही यहाँ पेरू के सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह शहर होने के साथ एक मनोरंजन डिस्ट्रिक्ट भी है कल्लाओ। सड़क की दोनों ओर हमारे देश के बंदरगाह शहर में दिखने वाली जैसी इमारतें हैं। रेस्टोरेंट्स, पब्स, डांस बार, नाइट क्लब आदि सब हैं यहाँ। गर्मी के मौसम में पर्यटकों की बड़ी भीड़ उमड़ती है कल्लाओ में। स्पेन से आने वाले पर्यटकों के कई हफ्तों तक कल्लाओ में रहना एक नियमित प्रक्रिया है। औपनिवेशिक काल की अनेकों इमारतें आज पर्यटकों के लिए तैयार किए गए लॉज हैं। सड़क के किनारे पर कारों की लंबी कतारें, बड़े शॉपिंग मॉल, थिएटर, फूड कोर्ट आदि को सड़क की दोनों ओर की इमारतों में चलाए जा रहे हैं। रात्रि के समय यह प्रदेश और अधिक सजीव उठता है। कल्लाओ क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन केंद्र में विकसित करने के काम अभी भी जारी है। छोटे चौक और बैठने के लिए सीटें लगाए हुए अनेकों छोटे प्रदेश हैं यहाँ। पर्यटन के लिए विकसित करने के भाग के आधार पर इस प्रदेश को स्वच्छ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। औपनिवेशिक काल की अनेकों इमारतों के पुनर्निर्माण हो चुके हैं। छज्जों के साथ की पुरानी इमारतें फीके रूप भाव में खड़ी हैं। इन सब के पुनर्निर्माण के काम अभी चल रहे हैं। थोड़ी दूर और दौड़ने के बाद कार रियल फिलिपे किले के समीप पहुंची। ये किले के सामने के इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। स्पेनिश भाषा में प्लाजा इंडिपेंडेंसा नाम से जाने जाने वाला चौक। वहां कार रोककर हम लोग उतरे। आज भी ये किला पेरू की सेना के नियंत्रण के अधीन है। यह रियल फिलिपे किले का मुख्य द्वार है। 18वीं शताब्दी के मध्य दशक में निर्मित किला है। मैंने मुख्य द्वार से होकर अंदर प्रवेश किया। आलसियों को दंड मिले हों जैसे कुछ सैनिक अलसाए हुए दौड़ रहे हैं। वो दिख रहे गोलाकार मीनार है किले का मुख्य भाग। वह किंग्स टावर नाम से जाना जाता है। तारे के आकार का किला है वह। उसका मुख्य भाग वह मीनार है। टिकट लेकर किले के संग्रहालय की ओर मैं चला। मेरा ड्राइवर ओस्वाल्डो एक सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। ये स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान समुद्री लुटेरों से लिमा बंदरगाह को बचाने के लिए बनाया गया किला है। पेरू के स्वतंत्रता संग्राम काल के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद भी बड़े बड़े मुठभेड़ों के साक्षी बना किला।
औपनिवेशिक काल के दौरान स्पेनिश सैनिक शक्ति का प्रतीक हुआ करता था रियल फिलिपे किला। प्राचीन काल के दौरान किले का यह भाग सबसे अधिक सुरक्षित हुआ करता था। पेरुवियन क्षेत्र से स्पेन वासियों के द्वारा एकत्रित किए गए सोना और चांदी के साथ सारी कीमती वस्तुएं यहीं सुरक्षित रखी जाती थी। उस दौरान यहाँ कड़ी सुरक्षा होती थी। इमारत की दीवारों पर की स्पेनिश राजकीय मुद्राओं को बर्बाद किए हुए दिख रहे हैं। पेरू के स्वतंत्र होने के दौरान राष्ट्रीय नायक सैन मार्टिन के निर्देश के अनुसार उन सबको तोड़ दिए गए थे। युद्ध काल के दौरान यहां रहे औपनिवेशिक सेनापति जोस डी लैंडमार्क ने भी रिपब्लिक सेना के सामने यहीं पर घुटने टेके थे। इस इमारत के अंदर बड़े तहखाने स्थित हैं। उस जमाने में उन तहखानों के अंदर सोना और चांदी के सलाखों के ढेर लगे होते थे। वो मात्र पेरू के खदानों से निकाले हुए नहीं थे। उनमें एक अच्छी प्रतिशत तो इनका राजाओं के महलों से, इनकाओं के मंदिरों से लूटे हुए थे। यहां अभी पेरू के इतिहास के वर्णन करने वाले कुछ वस्तुएं ही प्रदर्शित हैं। स्पेन वासियों के द्वारा इनकाओं को पराजित करने के, धर्म प्रचार के, औपनिवेशिक काल के अन्य घटनाओं के, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास बताने वाली प्रदर्शनी। यह इनकाओं के अंतिम राजा तुपाक अमरू का चित्र है। 1520 में राजा रहे तुपाक अमरू स्पेन वासियों को पेरू से खदेड़ने के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। स्पेनिश बंदूकों के आगे अधिक देर तक न टिक पाने की अवस्था में वन की ओर पलायन कर गए तुपाक अमरू का पीछा करके स्पेन वासियों ने उन्हें बंदी बना लिया। कुस्को ले गए तुपाक अमरू की 22 सितंबर 1572 को प्लाजा मायोर पर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। यहाँ इस प्रकार की कुछ अर्धकाय प्रतिमाएं हैं। यह सब लैटिन अमेरिका में स्पेनिश औपनिवेशिकता का अंत करने के लिए सिमोन बोलीवर, जोस डी सैन मार्टिन आदि के नेतृत्व में हुए युद्ध में विविध सैन्य टुकड़ियों के नेतृत्व करने वालों की प्रतिमाएं हैं। भीषण युद्ध में एक तरफ सिमोन बोलीवर के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि को स्वतंत्र करते समय सैन मार्टिन अर्जेंटीना, चिली और पेरू के विमोचक बन गए। ये सैन मार्टिन की प्रतिमा है। चिली की स्वतंत्रता के बाद अपनी सेना के साथ पेरू पहुंचे सैन मार्टिन ने औपनिवेशिक सेना को हराकर पेरू की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिए। स्पेन वालों के द्वारा उपयोग किए गए हथियार हैं एक तरफ। ये सैनिक संग्रहालय होने के कारण हथियारों और कवचों की प्रदर्शनी को भी यहाँ प्रमुखता दी गई है। विभिन्न प्रकार की तोपें। पेरू से एकत्रित किए गए मूल्यवान वस्तुओं को जहाज पर चढ़ाने से पहले सख्त पहरे में सुरक्षित रखी जाने वाली जगह के नाम पर ही ये तहखाने महत्वपूर्ण होते हैं। अगले हॉल में सैनिक यूनिफॉर्म प्रदर्शित कर रखे हैं। औपनिवेशिक सेना के विरुद्ध युद्ध किए रिपब्लिक सेना में विभिन्न ओहदों पर रहे सैनिकों के यूनिफॉर्म हैं। रिपब्लिक सैनिकों के यूनिफॉर्म स्पेनिश सैनिकों के समान था। बाद में जब पेरू स्वतंत्र हुआ तो देश की सेना के यूनिफॉर्म भी ऐसे ही थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ काल तक पेरुवियन सेना के ऐसे रंगीन यूनिफॉर्म हुआ करते थे। स्वतंत्र पेरू के पहले राष्ट्रीय झंडा यह है। स्वतंत्रता संग्राम के नायक जोस डी सैन मार्टिन के द्वारा डिजाइन किया हुआ झंडा। स्वतंत्रता संग्राम के विविध नायकों की मूर्तियां। इनकी खासियत यह है कि ये सारे पेरू निवासी नहीं थे। चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया आदि जगहों पर रहने वाले पेरू को स्पेनिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के युद्ध में भागीदार थे। औपनिवेशिकता के दौरान जन्मे स्पेनिश परंपरा वालों ने ही औपनिवेशिक शासन के विरोध में सबसे पहले हथियार उठाए थे और पेरू को मिलाकर सारे लैटिन अमेरिकन देशों में औपनिवेशिक शासन के अंत किए थे। यहाँ एक छोटा गिरजाघर है। औपनिवेशिक शासन के दौरान लूट और अनीति के साक्षी के रूप में इस तरह के किलों में एक गिरजाघर हुआ करते थे। प्रदर्शनी हॉल से मैं बाहर निकला। स्पेनिश औपनिवेशिकता काल को दुनिया के इतिहास में बहुत ही क्रूर घटनाओं का एक काल माना गया है। अलग अलग प्रदेशों को अपने कब्जे में करके वहां की जनता के साथ क्रूर व्यवहार किए गए।
अपने आवास क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़े आदिवासियों को स्पेन वासियों ने क्रूरता के साथ मार डाला। बंदूक और बारूद को कभी न देखने वाले आदिवासी जनता स्पेनिश गोली खाकर तड़प कर मरे। इनकाओं के राजाओं की तरह अपने विरुद्ध खड़े हुए लोगों की स्पेन वासियों ने सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी। यहाँ 2 बड़े लंगर प्रदर्शित कर रखे हैं। 18वीं शताब्दी में जहाजों में उपयोग किए गए लंगर हैं वो। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मिट्टी के अंदर से दोनों लंगर प्राप्त हुए हैं। 1746 में कल्लाओ बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद किए सुनामी के दौरान वहां लंगर डाले पड़े अनेकों जहाज भी टूटकर बर्बाद हो गए थे। उनके अवशेष किनारों से अंदर की ओर 6 किलोमीटर दूर तक जाकर गिरे थे। लिमा नगर और कल्लाओ को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले भूकंप और सुनामी 1746 में यहाँ तांडव मचा गए थे। राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक और पर्यटन केंद्र होने की वजह से ही पेरुवियन सेना बहुत ही श्रद्धापूर्वक रियल फिलिपे किले की सुरक्षा कर रही है। 1747 में इस किले का निर्माण हुआ था। फ्रेंच वास्तुकार यूएस वॉर्डन ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये पैसिफिक युद्ध के स्मारक के रूप में स्थापित अननोन सोल्जर मॉन्यूमेंट है। तारे के आकार वाले किले के बाहर की ओर उभरा एक अन्य भाग है यह। वहां कुछ तोप और कवच पहनाई हुई गाड़ियां प्रदर्शित कर रखी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी पेरू लंबे काल तक चलते रहे कई युद्धों के भागीदार हुए थे। उनमें चिली और इक्वाडोर के साथ हुए युद्ध प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के युद्धों में पेरू द्वारा उपयोग की गई कवच पहनाई हुई गाड़ियां हैं अमेरिका से खरीदी गई गाड़ियां। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा उपयोग किए गए लेकिन खराब न हुई कई युद्ध सामग्रियों को उन लोगों ने पेरू को बेच दिए थे। 1950 के दशक में पेरू ने इन्हें खरीदे थे। लैटिन अमेरिका के कई देशों को अमेरिका ने इस प्रकार की कई युद्ध सामग्रियां बेची हैं। ये सब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न युद्धों में अमेरिका के द्वारा उपयोग की गई युद्ध सामग्रियां हैं। आधुनिक काल के दौरान ये सब केवल देखने की वस्तुएं मात्र बनकर रह गई हैं। यहाँ दिख रही गाड़ियों में अधिकांश तो पेरू के अधीन रहते समय भी एक भी युद्ध में भाग लिए हुए नहीं हैं। लेकिन 1941 के इक्वाडोर और पेरू के बीच के युद्ध में उपयोग की गई कई गाड़ियां भी यहाँ हैं। वो भी अमेरिका से खरीदी हुई हैं। एक बिल्ली ने एक तोप को अपना आवास बना रखा है। 1920 के दशक में ही पेरू अमेरिका से बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्रियां खरीदने लगे थे। चिली, इक्वाडोर आदि देशों के साथ की सीमा संघर्ष की वजह से उस प्रदेश में युद्ध सामग्री खरीदने की होड़ लग गई थी। 1939 से 1945 तक के दौरान दुनिया में कई जगहों पर विश्व युद्ध हो रहे थे, तो यहाँ एक अन्य युद्ध हो रहा था। इक्वाडोर के एल ओरो प्रोविंस में पेरू की सेना के जबरदस्ती घुस आने के कारण हुआ युद्ध था वह। 1879 से 1884 तक चले पैसिफिक युद्ध में अरिका प्रदेश की सेना की अगुवाई करने वाले पेरुवियन जनरल फ्रांसिस्को बोलेवेंसी के रहने के मकान का मॉडल है यह। हम्स ऑफ द आंसर विशेषण वाला मकान। अटकामा रेगिस्तान में बोलीविया के कुछ प्रदेशों पर चिली के कब्जा करने की कोशिश पैसिफिक युद्ध में परिणमित हुआ था। पेरू बोलीविया के साथ मिल गया था। उसके साथ ही चिली की सेना पेरुवियन प्रदेश की ओर अपना आक्रमण फैलाए। चिली की सेना के आक्रमण से फ्रांसिस्को को मिलाकर वहां के सारे सैनिक मारे गए। अरिका चिली के अधीन चला गया। फ्रांसिस्को बोलेवेंस्की पेरू के राष्ट्रीय नायक के रूप में माने जाते हैं। यह भवन उनका स्मारक भी है। स्पेनिश औपनिवेशिकता की समाप्ति के साथ ही यह किला तिरस्कृत सा हो गया था। एक तरफ उस प्रकार की एक मीनार है, वह क्यून्स टावर नाम से जानी जाती है। पहले मैंने किले में स्थित किंग्स टावर देखा था। वो दूर आधुनिक काल के सैनिक केंद्र दिख रहे हैं। स्वतंत्र पेरू के अधीन होने के बाद
जेल में रूपांतरित किला पैसिफिक युद्ध काल से लेकर 1955 तक के काल में एक कस्टमर हाउस में तब्दील हो गया था। 1984 में रियल फिलिपे किले को एक ऐतिहासिक सैनिक संग्रहालय में तब्दील किया गया था। यह क्यूंस टावर की ओर का रास्ता है। मैं उस टावर के अंदर नहीं जा रहा हूं। गाइड हम पर्यटकों को साथ लिए किंग्स टावर की ओर जा रहा है। 250 वर्ष के दौरान की विभिन्न घटनाओं से भरा एक ऐतिहासिक किला है यह। लिमा नामक सुंदर नगर, पेरू के वाणिज्य के नियंत्रण करने वाले कल्लाओ बंदरगाह, पेरू के तटीय प्रदेश आदि के नियंत्रण इस किले में तैनात सैनिकों के अधीन होते थे। बाद में जब यह जेल में रूपांतरित हुआ तो यातनाओं के नाम पर कुप्रसिद्ध हो गया। स्पेनिश औपनिवेशिकता के पक्ष लेने वालों को यहाँ बंदी बनाकर रखते थे। ये नीचे सैनिक अधिकारियों के आवास स्थल और कार्यालय स्थित रहे भाग हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, टिकटिंग ऑफिस आदि हैं अभी यहाँ। 2.5 शताब्दी पहले की निर्मित को अभी भी खूबसूरती के साथ बरकरार रखा हुआ है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर किंग्स टावर पहुँचे जाते हैं। पत्थर की लंबी सीढ़ियाँ, वो चढ़ते ही एक विस्तृत भाग पर पहुँचते हैं। एक तरफ समुद्र से मुखातिब करके स्तूपों को रखे हुए हैं। ये सारी स्पेनिश औपनिवेशिकता के दौरान यहाँ स्थापित तोपें हैं। किला समुद्र के किनारे पर ही स्थित है। दाईं तरफ यह अभी सैनिक परेड आदि चलने वाला मैदान है। सीधे सामने की तरफ किंग्स टावर। प्राचीन काल में उसी मीनार के अंदर जेल हुआ करता था। जेल की गुफा समान कोठरियों के अंदर सैनिकों के जीवन अत्यंत दुस्सह्य था। 1771 में किंग्स टावर का निर्माण पूरा हुआ था। रियल फिलिपे किले के निर्माण में सबसे अंत में इसी मीनार के निर्माण का काम पूरा हुआ था। 1990 के दशक में ही इसका इस प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ था। किले के मुख्य भाग से मीनार के अंदर जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। उस पुल को ऊपर उठा लेने के बाद उसके अंदर प्रवेश करना या उसके अंदर से बाहर आना मुमकिन नहीं होता है। पुल पार करके मैंने मीनार के अंदर प्रवेश किया। बाहर से दिखने जैसा नहीं है। करीब 60 सेंटीमीटर चौड़े सुरंग नुमा रास्ता वह मीनार के अंदर से घुमाव लेकर आगे की ओर जा रहा है। इस सुरंग नुमा रास्तों में ही कैदियों को रखते थे। इस प्रकार के प्रत्येक गलियारे में 80 कैदियों तक को भर देते थे। वो लोग इनके अंदर सांस न ले पाने की अवस्था में, बैठ या लेट न पाने की स्थिति में खड़े ही रहते थे। सुरंग नुमा रास्ते से कैमरे के साथ में कुछ दूर चलता रहा। औपनिवेशिक शासन से पेरू को मुक्ति मिलने के बाद ही किंग्स टावर को जेल में तब्दील किया गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भी रियल फिलिपे किले के अंदर जेल हुआ करते थे। धान्य को जमा करके रखने के लिए स्पेन वासियों ने जिन बड़े हॉल के निर्माण किए थे उन्हें ही जेल बनाए गए थे। आज़ादी के बाद पेरू की राजनीति में भिन्न भिन्न स्वर उभरने लगे तो किंग्स टावर के सुरंग नुमा रास्ते को कैदखाना बना दिए गए। औपनिवेशिक शासन के पक्ष लेने वाले लोग फिर से स्पेनिश औपनिवेशिकता लाने में कामयाब होंगे सोचकर उन लोगों को पकड़कर यहाँ लाए गए थे। जेल होने के दौरान किंग्स टावर क्रूर यातनाओं का एक मंच हुआ करता था। मीनार की ऊपरी मंजिल पर समुद्र का निरीक्षण करने की व्यवस्था भी हो रखी थी। उस प्रकार के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मीनार के उपयोग किए गए थे, तो भी जेल के नाम से ही यह जाना जाता है। दुनिया में अधिकांश देशों में इस प्रकार की निर्मित होती है। ऐसी जगहों पर औपनिवेशीकरण, उपनिवेश की स्थापना, दमन, हाँसू, रक्तपात आदि की कहानी सुनने को मिलेगी। इतिहास के उस पहलू को जान लेने के बाद ही उस देश से होकर की जाने वाली यात्रा सार्थक होती है। औपनिवेशिक काल के दौरान बने चौक की सुंदरता का आनंद उठा लेने मात्र से काम नहीं होता है। इन गांवों के माचू पिचू देखने मात्र से ही काम नहीं बनता है।
उन दोनों के बीच के संबंध क्या थे, उनके लाभ और हानि कैसी थी आदि को जानने की आवश्यकता होती है। वो सारी कहानियां बताते हुए ही गाइड हमारे आगे जा रहा है। उन कहानियों के पनपने की जगहों से होकर मेरी यात्रा अभी जारी है।